हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट सी सेट स्ट्रेटजी। ये पूरा कंप्लीट अल्टीमेटली सी सेट गाइंग फैक्टर होगा, जिसमें से अगर चाहे 2026 का एग्जाम दे रहे हो या फिर 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 28 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो एक पॉसिबिलिटी हो जाता है कि पूरा सी सेट यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्योंकि एट प्रेजेंट देख रहे हैं कि सी सेट जो जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना, जिस तरीके से जो है स्पेशली सी सेट में क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, थोड़ा सा ये टफ होते चले जा रहे हैं। पहले क्या होता था जब भी सी सेट कवर करते थे तो कि लास्ट के एग्जाम के 2 महीने 3 महीना पढ़ के चले जाते थे और एग्जाम जो है क्लियर हो जाता था, स्पेशली सी सेट। लेकिन अब अगर देखोगे तो प्रॉपर इसका स्ट्रेटजी की जरूरत है, प्रॉपर इसका प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि पैटर्न ही वैसी तरीके के जो है चेंज होते जा रहे हैं। इसी सेट के अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग के नेचर के होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस का नेचर को देखोगे तो एज कम्पेयर टू प्रीवियस बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, स्पेशली सी सेट में। तो ऐसा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या और किस तरीके से, पर्टिकुलरली हाउ टू प्रिपेयर एंड वेयर टू प्रिपेयर एंड व्हाट इज द राइट डायरेक्शन टू प्रिपेयर, this is the ultimately questions. If you find this question solution, that it is ultimately guiding factor for you to clear CSAT। क्योंकि जो CSAT होता है एक्चुअली क्वालिफाइंग होता है, तो इसको क्वालिफाई करना है। तो अल्टीमेटली क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, हर एक चीज को पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखो, एक्चुअली अगर थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देखा जाए, क्योंकि सिलेबस भी यहाँ पे कवर कर लेंगे, है ना, जिससे जो है बार बार ये वीडियो वो वीडियो देखना ना पड़े, एक ही वीडियो में पूरा ओवरऑल समझ आ जाए कि सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 से, बिल्कुल, है ना, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, सी सेट जो है प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उस प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक सी सेट का पेपर होते हैं। अब ये जो सी सेट है ना, तो सी सेट में टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 80 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसमें जो है 200 मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। 18 क्वेश्चन इसमें होते हैं और इसे जो है जस्ट क्वालिफाई करना होता है, मतलब जो है 33% यहाँ पे सिक्योर करना होता है, रफली 66 मार्क्स जो है यहाँ पे लाना होता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना कि जस्ट ये जो एग्जाम है क्वालिफाइंग के नेचर है तो इसको बस क्वालिफाई करना है तो उसी के अकॉर्डिंग 26 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन इस बस सॉल्व कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते नहीं। ऐसा गलती हमें जो है यहाँ पे नहीं करना। ऑन एन एवरेज सी सेट में जब क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, तो उस 80 क्वेश्चन में एटलीस्ट 50 से और 50+ क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट करके आना है। क्योंकि ऐसे कई देखे गए हैं, फिनोमेना देखने को मिला है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि गलत भी हो जाते हैं। तो गलत होगा, एक तो उस गलत होगा तो मार्क्स कटेगा ही कटेगा, उसी के साथ निगेटिव मार्किंग भी होते हैं, तो निगेटिव मार्किंग के चक्कर में जो करेक्ट हुए हैं उसका भी मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। तो रफली 50 हो गया, 55 हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे हैंडल करके आना है। ये बात समझ आ गया? ठीक है, अब यहाँ तक तो कवर कर लिए। 80 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स होगा, 33% यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। अब नेक्स्ट काम यहाँ पे क्या करना होता है कि एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जब सी सेट को डिवाइड करते हैं तो 3 ही फैक्टर होते हैं जो ब्रॉड कैटेगरी होते हैं और वहीं से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे इसको प्रिपेयर करना उसका प्लानिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, सुनो। देखो, ये जो सी सेट है ना, तो सी सेट को समझाने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 ही पार्ट से आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आते हैं वो मैथ्स सेक्शन से आते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं वो रीजनिंग क्वेश्चन से आते हैं, मतलब रीजनिंग सेक्शन से। और जो थर्ड कैटेगरी होता है जो कि कॉम्प्रीहेंशन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो है सी सेट में ऑन एन एवरेज जो हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नॉर्मली 27 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग का अगर बात करोगे तो हर साल जो है ये नंबर, कई ईयर ऐसे होते हैं कि ज़्यादा चले गए, कुछ ईयर ऐसे होते हैं जिसमें से कम नंबर आ गए रीजनिंग से, या फिर मैथ्स का वेटेज बढ़ गया तो रीजनिंग का कम कर दिए, तो ये होते रहते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है मैथ्स में 27, रीजनिंग में जो है 17 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। और कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन जो एक ऐसा सेक्शन है जो कि लास्ट तक अगर 5 ईयर 6 से 10 ईयर्स का अगर भी क्वेश्चन देखोगे तो जो कॉम्प्रीहेंशन है वहाँ से फ्रिक्वेंटली कॉन्स्टेंट वे में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रफली इसमें जो है 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कुछ ईयर ऐसे होते हैं जिसमें से 26 ही क्वेश्चन आ गए, कुछ ईयर ऐसे होते हैं जिसमें से 30 क्वेश्चन आ गए, 31 क्वेश्चन तक भी यहाँ पे पूछ लिए गए हैं कॉम्प्रिहेंशन में। तो इस तरीके से जो है 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या करना है कि अगर सपोज करो कि कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका मैथ से बहुत ज़्यादा वीक है, मैथ से उसको नहीं आता है, तो क्या कर सकते हो कि रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करके जाओ। और जिस स्टूडेंट से जो कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि सी सेट को पूरा क्वालिफाई करना। क्योंकि जिस तरीके से मैथ्स और क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन ऑफ नंबर होते हैं ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा सेक्शन है जिससे 7-8 ईयर्स का अगर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ही कम यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। 2 नंबर है ना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसी तरीके के ही बस यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बाकी ये कांस्टेंट वे में ही रह रहे हैं। तो अगर 28 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से ही कर लोगे तो सी सेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लेना, हो गया सी सेट यहाँ पे क्वालिफाई। लेकिन जब क्वालिफाई करना है और जो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो जो टारगेट है कि एग्जाम को क्वालिफाई करना, सी सेट को क्वालिफाई करना है, तब जाके यहाँ पे हो पाएगा। अगर ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट का अगर रीजनिंग बहुत ज़्यादा वीक है तो मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करके जा सकते हैं, वो ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। अगर कॉम्प्रिहेंशन जो है अगर वीक है तो मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व कर लो। लेकिन अगर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, है ना, हर स्टूडेंट के यहाँ पे टाइप से बता रहा हूँ, जो अपने लेवल में पर्सनल लेवल में जो यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई स्टूडेंट का अगर मैथ्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो मैथ्स का जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो बन जाना चाहिए, जैसे कि 27 क्वेश्चन मैथ्स से आ रहे हैं। और कोई स्टूडेंट ऐसे हैं, है ना, मेनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसका मैथ्स स्ट्रांग है, तो जितना क्वेश्चन मैथ्स से आ रहा है उसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो है 2-3 क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा इफर्ट लगा के, जैसे कि रीजनिंग का कोई इजी चैप्टर है उसको कवर करके चले जा सकते हैं, तो वहां से रीजनिंग हो गया, तो मैथ्स और रीजनिंग को मिला के आराम से जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। तो इस तरीके से प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसको ज़्यादा टफ लग रहा है उसके लिए। लेकिन अगर तीनों सेक्शन, अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि तीनों सेक्शन यहाँ पे इजी हैं, तो तीनों सेक्शंस को यहाँ पे पढ़ के जा सकते हैं, और तीनों सेक्शंस को पढ़ के जाओगे तो फिर और चांसेस हैं कि एग्जाम को यहाँ पे क्लियर कर पाओ, स्पेशली सी सेट को यहाँ पे क्वालिफाई कर सके। तो यहाँ पे 3 ही मेथड है, 3 मेथड को अगर अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं कि कवर हो जाए। अभी तीनों सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ, थोड़ा सा अगर मैं सिलेबस दिखा दूं इसका, उसके बाद क्वेश्चंस का वेटेज भी कवर कर लेंगे। जो सी सेट का क्वेश्चन सिलेबस दिए गए हैं बाय द यूपीएससी के द्वारा, तो ये सिलेबस है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कवर करना पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन है जो कि रफली 28 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, और कॉम्प्रिहेंशन जिसका स्ट्रांग है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा सी सेट को क्वालिफाई करना। उसी के साथ इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, फिर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, एक्चुअली रीजनिंग का ही बात कर रहे हैं, फिर डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इंटर कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से आएगा, फिर जनरल मेंटल एबिलिटीज हो गए यहाँ से आएगा, और बेसिक न्यूमरेसी। ये जो सिलेबस दिए गए हैं ना, इस सिलेबस का क्रक्स यही 3 पोर्शन है। कौन कौन से 3 पोर्शन? मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। बस यही 3 पोर्शन अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आसानी से कवर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट यहाँ पे करना चाह रहा हूँ स्पेशली, कि जैसे कि जीएस में कवर करते हैं सेम, थोड़ा सा जो हर जो क्लासेस चलते हैं उसमें मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी कोई भी चैप्टर को कवर करो, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे जीके का हो, स्पेशली यहाँ पे सी सेट का बात कर रहे हैं, तो सी सेट का कोई भी जैसे कि चैप्टर कवर करो, तो चैप्टर कवर करने से पहले क्या करोगे? उसका थ्योरी कवर करना, क्योंकि विदाउट थ्योरी प्रैक्टिकली कैसे कर पाओगे? उसके पीछे का जो क्लू है, उसके पीछे का जो एविडेंसेस है वो तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, तब जाके जो है यहाँ पे सी सेट जो है यहाँ पे सॉल्व होते हैं, वो मैथ्स का लेके हो चाहे रीजनिंग का लेके हो, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ो, जैसे रीजनिंग का हो गया तो रीजनिंग का जैसे कि एनालॉजी पढ़ लिए, या फिर मैथ्स में जैसे कि परसेंटेज का कोई टॉपिक आ गया, एवरेज का कोई टॉपिक आ गया, तो इसको कवर कर लिए। तो इसके पीछे का सबसे पहले हमें थ्योरी पता होना चाहिए। थ्योरी का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट से है कि हमें इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे बन रहे हैं क्वेश्चन, कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ये पता हो। अब एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया, थ्योरी पता चल गया, तो इसके बाद जो है हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है।
इसके बाद जो है हमें सॉल्व करना है वो एमसीक्यू सॉल्व करना है और इसी तरीके से पूरे चैप्टर को प्रिपेयर करते हुए जाना है। पहले थ्योरी कवर करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, फिर थ्योरी कवर करना, प्रैक्टिस करना। लेकिन जो प्रैक्टिस करोगे वो सी सेट लेवल का प्रैक्टिस करना और जिस पैटर्न में सी सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे एसएससी सीजीएल का हो गया या फिर एसएससी का जितना भी मैथ्स रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग है। सी सेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि सी सेट में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैथमेटिकल ज़्यादा उतना कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होता है एज कम्पेयर टू एसएससी एग्जाम। तो सी सेट को कवर करना है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये समझ आ गया और सी सेट का लेवल का ही यहाँ पे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीके से प्रॉपर लेवल में सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और कौन कौन से चैप्टर से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको कवर करना जरूरी है, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा नंबर देख लो, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर 11 से 25 तक यहाँ पे एनालिसिस किया हूँ, इसको एनालिसिस करने के बाद एक ही कॉमन पॉइंट में आए हैं कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 27 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में ऑन एन एवरेज हर साल जो है 17 क्वेश्चन आ रहे हैं और रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन से 28 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन का देख लो कि हर साल जो है बहुत ही कम फ्लक्चुएशन हुआ है। सेम रीजनिंग का यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन देख सकते हो, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। जैसे कि 2025 में मैथ्स से 31 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं और उसी के साथ जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 29 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सिंपल से एक काम करो कि इन तीनों में से जो कोई एक जो एरिया है या फिर जो भी एरिया जिससे ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो उसको सबसे पहले कोर पॉइंट मान के इसको कवर करना। अगर तीनों पोर्शंस को इक्वली कवर कर रहे हो तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अगर कोई पोर्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है तो उसको नेग्लेक्ट करके अदर जो दो पोर्शन है उसको यहाँ पे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में आते हैं और सिलेबस को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। डिकोड कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में कुछ ही टॉपिक हैं जो कि हर साल फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इन्हीं टॉपिक को अगर कवर करके जाते हो तो यहाँ पे एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर भी कर सकते हो। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सब का क्लास कवर करेंगे। ठीक है, स्पेशली तो मैं तो रीजनिंग ही कवर करा पाऊंगा, तो रीजनिंग का जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको अच्छे से पूरे यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जहाँ से बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें से पहला नंबर सिस्टम है और ये जो सीक्वेंस में लिखे गए हैं ना ये पूरा इंक्रीजिंग ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद परसेंटेज, मतलब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर करना है क्योंकि नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ हो गया, फिर परसेंटेज टॉपिक हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, टाइम इन वर्क है, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर, एवरेज हो गया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है, ये हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं। हाई प्रायोरिटी मतलब यहाँ से हर साल एक दो है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही ले रहे हैं मैथ्स में। सेम लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आ रहे हैं, फिर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब ये रीजनिंग में एक्चुअल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे पैराग्राफ टाइप वाला क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ज़्यादा लंबा तो पैराग्राफ नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे या फिर जा सकते हैं बेस्ड ऑन रीजनिंग और बेस्ड ऑन चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, थोड़ा सा यहाँ पे टफ बना रहे हैं, लेंदी टाइप से आ रहे हैं। सेम गोज फॉर सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी वैसे ही टाइप के हो रहे हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस वाले, फिर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग है, डाटा सफिशिएंसी, उसके बाद सिलोजिज्म हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और रैंकिंग टेस्ट। ये कुछ यहाँ पे 13 चैप्टर हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन समझ आ गया। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स और रीजनिंग में अगर इन्हीं चैप्टर को भी कवर करके जाते हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होते हैं कि एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई हो जाओ बेस्ड ऑन प्रिपरेशन, है ना, क्योंकि प्रिपरेशन भी उसी लेवल के यहाँ पे होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आएगा रीडिंग
कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे लंबा टॉपिक है और इसको प्रिपेयर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ना, जैसे कि अदर कई तरीके के जो टर्म्स होते हैं, जैसे क्रक्स हो गया, उसी के साथ जो है लॉजिकल इंटरफेरेंस निकालना, कंक्लूजन, एजम्पशन, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं इसको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके लिए जो है प्रॉपर एक सिंगल वीडियो आएगा, उसमें पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी कवर करेंगे जिसके बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछे आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये रहा, स्ट्रेटजी भी डिस्कस किए, सिलेबस हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर प्रिपेयर करोगे तो अच्छे तरीके से इसको जो है पूरे एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में पूरा पीडीएफ प्लस यूपीएससी से रिलेटेड जितना भी क्लासेस हो रहे हैं, क्लासेस कंडक्ट हो रहे हैं, सबका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, प्लस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार एक्सेस कर सकते हो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अनदर कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।